आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज के समय में हर किसान यही सोच रहा है कि किस तरह से आमदनी को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए किसान भाइयों सबसे अच्छा उपाय है खेती के साथ साथ अन्य व्यवसायों को अपनाया जाए। और अगर कृषि सह व्यवसायों में बात करें मुर्गी पालन की, तो इसे किसान कम स्थान में आसानी से पालकर अच्छी आमदनी ले सकते हैं। लेकिन लेयर मुर्गी पालन के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है और किसान इसे कहां से खरीदें और इसका पालन किस प्रकार से करें, इन सब के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं श्रीकंठ नरेन कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर महेश दत्त शर्मा से। किसान भाइयों में एक ऐसा धंधा आपको बता रहा हूं जिसका बहुत व्यापक स्कोप है। ये एक ऐसा धंधा है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप बहुत छोटी सी प्रशिक्षण, 1 या 2 दिन का प्रशिक्षण काफ़ी है और वो किसी भी कृषि विश्वविद्यालय या जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। आपको 1 या 2 दिन के प्रशिक्षण से ही काफ़ी राहत मिलेगी, जिससे आप इस धंधे को सुचारू रूप से कर सकते हैं। आज के समय में अंडे देने वाली मुर्गियों का पालन अधिक लाभकारी व्यवसाय साबित हो रहा है। तो जो किसान भाई लेयर मुर्गियों का पालन करना चाहते हैं, वे इसकी उन्नत नस्लों का चयन कर पालन करेंगे, तभी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो अधिक संख्या में अंडा देने वाली मुर्गियां इस प्रकार से हैं, जैसे हवाइट लेग हॉर्न, मिनार्का, रोड आई लैंड रेड इत्यादि, जिनका पालन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मुर्गी पालन के बारे में, जो कि वर्ष भर आपको पैसा देने वाला धंधा है। आपको 1 दिन के बच्चे जो कि हैचरी से मिलते हैं वो लेने पड़ेंगे और 1 दिन के बच्चों को लगातार पाला जाएगा 5 महीने तक, और करीब 5 महीने बाद ये मुर्गियां आपको अंडा देना शुरू करेंगी। उदाहरण के तौर पर अगर आपने मार्च के आखिर में ये 1 दिन के बच्चे हैचरी से लिए हैं, तो करीब जुलाई के अंत तक या अगस्त के प्रथम सप्ताह में ये मुर्गियाँ अंडा देना शुरू कर देती हैं। मुर्गी पालन में महत्वपूर्ण पहलू है आहार और आवास प्रबंधन। तो किसान कम खर्च में मुर्गियों के लिए कितने आकार का मुर्गी फॉर्म बनवाएं जो मुर्गियों की वृद्धि और विकास के लिए अच्छा हो, और इसके साथ साथ मुर्गियों को किन किन अवस्थाओं पर कितना आहार खिलाएं, इन सब के बारे में उचित सुझाव के लिए मिलते हैं। इसके मुर्गी घर की जहाँ तक कुछ जरूरी बातें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। मुर्गी फार्म पर जो इनका घर बनाया जाता है वो जाली वाला घर बनता है। मुर्गी घरों का जो शेड की चौड़ाई है 30 फुट रखी जाती है, जिसमें एक तरफ 3 फीट की दीवार के ऊपर जाली बनती है, करीब 6 फीट ऊंची जाली बनेगी। उसके बाद में तिरछी छत डलती है, जो कि जिससे पानी वगैरह जो है वो बरसात का पानी इस पे ऊपर ना रुके, और झोपड़ी नुमा जो इसकी छतें हैं वो बनती है झोपड़ी नुमा। अंदर फर्श पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिछावन पद्धति है उसमें 1.5 से 2 फीट एरिया एक मुर्गी को हम देते हैं। 2 फीट एरिया इसलिए देते हैं ताकि भीड़ न रहे। अगर आपके मुर्गी घर में भीड़ है तो इसका मतलब है उसमें बीमारी आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसलिए 2 स्क्वायर फीट एरिया हर मुर्गी को जरूर मिलना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास 1000 मुर्गी हैं तो 2000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। जो पूरे भारत में आप देखेंगे कि हर मुर्गी घर का जो शेड है उसकी चौड़ाई जो है वो 30 फीट है। मुर्गी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें ज़रूरी है कि उसमें वायु का आवागमन बहुत अच्छा बना रहना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मुर्गी घर की जालियां हैं, चाहे वो खिड़की की हैं चाहे बड़ी जाली है, उस पर पूर्ण रूप से सफाई रहनी चाहिए। उसके ऊपर मिट्टी या धूल या पत्तियाँ न लगी हों। जहाँ तक अंडा देने की बात है, मुर्गियाँ कभी भी खुले में अंडा नहीं देती। इसके लिए नेस्ट बॉक्स रखे जाते हैं और ये हमेशा एक कोने में रखे जाते हैं, कभी भी इनको बीच में नहीं रखते। तो कोने में ले जाकर इनको रखते हैं और उनके अंदर थोड़ा सा भूसा या बिछावन रख देते हैं, जिससे मुर्गियां आसानी से अंडा दे सकें। इन मुर्गियों का रखरखाव आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 1 दिन के छोटे बच्चे जो आएंगे उनके लिए 2 महीने तक एक दाना आएगा जिसका नाम है चिक क्रम्बल्ड राशन, यानी छोटे बच्चों का दाना। और ये दाना बाजार में बड़ी सुगमता से उपलब्ध होता है, जिसकी वर्तमान में करीब 26 से 27 रुपए किलो कीमत है। 2 महीने से लेकर फिर 5 महीने तक यानी 3 महीने तक इनका दाना बदला जाएगा, जिसका नाम होगा, पहला दाना होगा चिक क्रम्बल्ड स्टार्टर यानी कि बच्चों का दाना, दूसरा होगा बढ़वार वाले बच्चों का दाना, और तीसरा होगा अंडा देने वाली मुर्गियों का दाना। दाने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है
कि मुर्गियों को साफ़ सुथरा बिल्कुल साफ़ पानी मिलना चाहिए। बर्तनों की सफाई कर पूर्ण रूप से अच्छी सफाई करके दिन में 2 बार ताज़ा पानी को चाहिए। इसके बाद 5वें महीने से आपका एक बड़ा काम हो जाएगा दाना रखना, पानी रखना तथा उनके अंडे उठाना। 5वें महीने से ये अंडा देना शुरू करती हैं। तो शुरू में कुछ छोटे अंडे मिलते हैं, उसके बाद 15 दिन के बाद ये अंडे करीब 52 से 53 ग्राम के आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मुर्गियां वर्ष भर अंडा देती हैं और कुल मिलाकर 280 से 285 अंडे वाइट लेगहॉर्न जो कि 290 तक अंडे दे सकती है। किसान भाइयों, आज के समय में मुर्गी पालन व्यवसाय भी बीमारियों के प्रकोप से अछूता नहीं है और ऐसे में अगर मुर्गी पालक चाहें तो कुछ उपायों को अपनाकर कम खर्च में आसानी से अपनी मुर्गियों को बीमारियों से बचा सकते हैं, जो कि इस प्रकार से है। इन मुर्गियों में जो टीका है वो टीका शुरू में ही जो ब्रूडर हाउस जहां आप बच्चों को पालेंगे पहले 2 महीने में ही करीब सभी टीके लग चुके होते हैं। ये जरूर ध्यान रखें कि सभी मुर्गियों में जो जरूरी टीके हैं, जैसे करीब 8 से 10 टीके इनमें हम लगाते हैं, वो सभी आवश्यक रूप से लग जाने चाहिए। मुर्गियों की जहाँ तक उत्पादन की बात है, ये मुर्गियाँ वर्ष भर उत्पादन यानी 5 महीने की उम्र से लेकर करीब 17 से 18 महीने की उम्र तक लगातार अच्छे अंडे देती हैं। उसके बाद अंडा उत्पादन कम हो जाता है तथा धीरे धीरे इनकी छटनी करनी शुरू कर दी जाती है। छटनी करने के बाद ऐसे ही फिर से एक नया समूह आपको यानी बच्चों का फिर से नए बच्चे लाने पड़ेंगे। कुछ मुर्गियाँ जो पुरानी हैं वो बेचते रहेंगे और जो नई मुर्गियाँ हैं वो अंडे पर आ जाएंगी और आपके पास वर्ष भर जेब में आपके पैसा रहेगा। एक मुर्गी से करीब 200 रुपये का लाभ, शुद्ध लाभ, सब खर्चे निकाल कर एक मुर्गी से आपको 200 रुपये की नेट इनकम हो सकती है। ओल, जिसे आप सूरन या जिमीकंद के नाम से भी जानते हैं, अपने प्रदेश में इसकी खेती फलदार बागों या फिर खुले खेतों में भी की जाती है। तो जो किसान भाई ओल की खेती करना चाहते हैं वे अभी इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक पैदावार लेने के लिए आप इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार सिंह। अभी सबसे पहले हम लोग जान लें कि ओल कब लगाया जाता है। तो ओल लगाने का अभी मेन सीजन चल रहा है। आप कोशिश करें कि अप्रैल तक हम ओल हर हालत में लगा लें। अगर ऐसे तो ओल आप जून तक लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लेट करते जाएंगे उपज में उसकी काफ़ी कमी होती जाएगी। कंद के गुणों के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के घनकंद चिकने होते हैं और उनमें तीव्रता कम होती है तथा दूसरे वर्ग के घनकंदों के गूदे का रंग सफेद हो हल्का गुलाबी होता है। इसकी तीव्रता कम होती है। गजेंद्रा यह तीव्रता रहित किस्म है क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा कम होती है, जिसके कारण गले में जलन नहीं होती है और खाने में स्वादिष्ट लगता है। इसका बाजार भाव अच्छा होता है। कंद के गूदे का रंग गुलाबी होता है। अब है ओल लगाने का, उसका वजन कितना होना चाहिए, किस साइज का लगना चाहिए। तो ओल का खेती हम लोग जब करते हैं तो खासकर मान लिया व्यावसायिक रूप में करना है तो हर एक ओल का जो कटिंग जो होता है या ओल पूरे अगर लगाते हैं तो कम से कम उसकी साइज जो है 500 ग्राम का होना चाहिए। तो इसके लिए आपको करीब 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लग जाएगा। मान लिया कि आप ओल कहीं से खरीद के लाए हैं, 4 केजी का है, 5 केजी का है, तो आप उसको कटिंग करके लगा सकते हैं। कटिंग करके लगाने में सब ध्यान देना यही है कि जो हम लोग कटिंग करते हैं जहाँ से जो ओल का जो गाछ निकलता है, डंठल निकलता है, तो देखें कि बीच में थोड़ा सा गोल ऐसा गहरा ऐसा रहता है, जिसको कि हम लोग हिंदी में आँख कहते हैं, अंग्रेजी में बड उसको बोलते हैं। तो कटिंग करने के समय ध्यान यही रखना है कि बड का कुछ पोर्शन हर एक कटिंग में जाए, बड का कुछ न कुछ कटिंग हर एक पोर्शन में जाए। उससे क्या होगा कि ओल का जमाव जो है एक रूपता से होगी।
खेती योग्य भूमि तैयार करने के लिए 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 जुताई देशी हल से अच्छी तरह करके मिट्टी को भुरभुरी, मुलायम और समतल कर लेना चाहिए। किसी भी फसल से अच्छी उपज पाने के लिए खाद एवं उर्वरक प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सूरन की खेती के लिए 8 से 10 टन गोबर की सड़ी खाद जुताई से पूर्व खेतों में मिलाकर जुताई करें। कंपोस्ट तो ऐसा चीज है कि आप जितना दें अच्छी बात है, लेकिन आप प्रति ओल जहाँ पर आप लगा रहे हैं तो वहाँ कम से कम 2 किलो आप जो गोबर वाला जो खाद होता है वो उसको डालिए। अगर वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो प्रति पौधा कम से कम आधा किलो डालिए। 1 एकड़ में लगभग जो है 60 किलो जो है नाइट्रोजन डालते हैं, 30 केजी फास्फेट डालते हैं और लगभग 80 केजी जो है हम लोग म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं। कहीं कहीं उर्वरक की ज्यादा मात्रा भी दी जाती है। नाइट्रोजन और पोटाश की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के पहले खेत की तैयारी के समय देनी चाहिए। नाइट्रोजन और पोटाश की बाकी बची मात्रा 75 दिनों के बाद निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाते समय देनी चाहिए। अब है कि ओल लगाने के पहले हम लोग उसको उपचारित करते हैं। तो उपचारित कैसे करते हैं, इसके लिए आप मैनकोजेब ले लीजिए, गाय का गोबर ले लीजिए और 1 लीटर पानी में करीब आप 200-250 ग्राम गाय का गोबर और 2-2.5 ग्राम आप मैनकोजेब, जिसको कि डाइथेनियम कहते हैं, वो दोनों को मिला के 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और इसको 15-20 मिनट तक उसको उसी में डूबा हुआ छोड़ दें। उसके बाद जो है उसको निकाल लें और छायादार जगह में उसको सूखने दें। उसके बाद जो है मान लिया उदाहरण के रूप में आप आधा किलो का ओल लगा रहे हैं, तो आधा किलो ओल अगर आप लगा रहे हैं तो ओल से ओल की दूरी यानी पौधा से पौधा की दूरी आप जो है 60 से 70 सेंटीमीटर रखें और कतार से कतार की दूरी आप 75 सेंटीमीटर रखें। चूंकि इस फसल का अंकुरण देर से होता है, इसलिए पौधों के प्रारंभिक विकास की अवधि में अंतवर्ती फसलें जैसे भिंडी, बोड़ा, मूंग, कलाई, मक्का, खीरा, कद्दू आदि फसलें सफलतापूर्वक ली जा सकती है। अनुसंधान द्वारा ये पाया गया है कि इसकी खेती लीची एवं अन्य फलों के बागों में अंतवर्ती फसल के रूप में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। बुवाई के 25 से 30 दिन के अंदर पौधे उग जाते हैं। इसकी निराई गुड़ाई 50 से 60 दिनों के बाद पहली तथा 80 से 90 दिनों के बाद दूसरी निकाई करें। निकाई के समय पौधे पर मिट्टी भी चढ़ाते जाएं। तो अगर सिंचाई की बारिश नहीं हो रही है लंबे समय तक या बहुत दिन तक बारिश नहीं पड़ रहा है, तब उस अवस्था में जो है हम लोग सिंचाई करते हैं। लेकिन खेत में पानी नहीं जमना चाहिए। बारिश पड़े आधा घंटा 1 घंटा के अंदर खेत से सारा पानी निकल जाना चाहिए। अब जहाँ तक के कीट और बीमारी का सवाल है तो मुख्य रूप से उसमें पौधा गलन का बीमारी लगता है। तो आप इसमें जैसे मैनकोजेब जैसे बीज उपचारित करके जो लगाए थे उसी दवा का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर आप 2-3 बार स्प्रे कर दें ताकि आपका पौधा स्वस्थ रहे। मसाला वर्गीय फसलों में मिर्च का एक प्रमुख स्थान है और हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई इसकी खेती करते हैं, लेकिन वे इस फसल में किए जाने वाले कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मिर्च की फसल की उचित बढ़वार नहीं हो पाती है और उत्पादन में भी कमी आ जाती है। हमारे किसान भाई ने भी मिर्च की फसल लगाई है और वे कुछ जानना चाहते हैं, तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। मैं आपसे थोड़ा सी जानकारी लेना चाहता हूँ। मैंने मिर्च लगाई है 1.5 एकड़ में। इसमें खाद पानी देते हैं हम। इसमें आप थोड़ा सा बताइए हमारे को कि इसमें रोग लारिया है, इसका थोड़ा निर्णय बताइए कि इसमें कैसे रोग निटाया जाएगा। इसका खाद पानी देते हैं तो इसमें जो है कि कुकड़ा लग रही है, मच्छर लगे हैं और दूसरी बात ये घास बहुत हो रही है। 2-3-4 बार निंदाई हो गई है, इसके बाद में भी घास नहीं मिट रही है और इसमें कीटाणु बहुत लग रही है। इसमें थोड़ी जानकारी हमारे को दी जाएगी। तो किसान भाइयों, मिर्च की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को किया जाना जरूरी होता है, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ महेंद्र जड़िया।
मिर्च की खेती के कुछ बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मिर्च की खेत में देखते हैं कि जो हम प्रथम सिंचाई करते हैं उसके बाद हम लगभग 20 से 25 दिन के बाद हम और 40 से 45 दिनों के अंतराल पर हम निराई गुड़ाई करके हम इसके खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। जो खरपतवार नियंत्रण करते हैं उसमें हम खुरपी की सहायता से उसका नियंत्रण किया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण जो खुरपी के द्वारा हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो उससे हमारे जो पौधे हैं उसमें वायु संचार अच्छी तरह से होता है, जिससे वो अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने मिर्च की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं सिंचाई प्रबंधन और संतुलित मात्रा में यूरिया के प्रयोग के बारे में। हम बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई प्रबंधन की बात करें मिर्ची में, इसके लिए हम देखते हैं कि जो गर्मियों के मौसम में हम जब पौधे रोपण कर देते हैं तो उसके बाद हम तुरंत सिंचाई की पौधों को आवश्यकता होती है, तथा गर्मियों के मौसम में हम 5 से 6 दिन के अंतराल पर निरंतर सिंचाई करते रहते हैं, जिससे कि हमारे पौधे स्वस्थ एवं अच्छी वृद्धि बराबर करते रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा को हम देते हैं। जो नाइट्रोजन की मात्रा है 120 किलोग्राम तथा फास्फोरस है वो 60 किलोग्राम, पोटास जो है वो 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। उसमें हम नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस और पोटास की मात्रा हम जब हम लगाते हैं या रोपण करते हैं उस समय हम पूर्ण रूप से उसमें दे देते हैं। जो नाइट्रोजन की हमारी जो आधी मात्रा बच जाती है उसको हम बराबर 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, जिसको हम 20 से 25 दिन तथा 45 से 50 दिनों के अंतराल पर हम नाइट्रोजन की मात्रा को देते हैं। मिर्ची की फसल को कीट और रोग अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें मिर्च की खेती में, तो जो कीट की बारे में बात करें तो पहला जो हमारा इसमें कीट लगता है वो थ्रिप्स लग जाता है। ये छोटी अवस्था में कीट पौधों की पत्तियों पर तथा मुलायम भागों का रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए एमिडाक्लोरोपिड 0.3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करते हैं, जिससे हमारा जो थ्रिप्स नामक कीट लग जाता है उसका आसानी से हम नियंत्रण किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम बात करें सफ़ेद मक्खी। जो सफ़ेद मक्खी है यह शिशु एवं वयस्क पत्तियों की निचली सतह पर चिपक कर रस चूसते हैं, जिससे कि पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम एमिडाक्लोरोपिड 0.3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें जो मिर्च की खेती है उसमें लगने वाले रोग की, तो रोग के रूप में हम देखते हैं एंथ्रेक्स नामक एक ये बीमारी लग जाती है। यह विकसित पौधों की शाखाओं में कोमल जो शीर्ष भाग होते हैं उसमें नीचे की ओर सूखना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि देखते हैं कि हमारी फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें फसल चक्रण करते रहना चाहिए, जिससे हमारी बार बार इस बीमारी ना लगे। और तथा इसके साथ साथ हम जो इस बीमारी के लिए हम रसायन के रूप में डाइथेन M45 का छिड़काव करके भी इसका हम नियंत्रण किया जा सकता है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बालापुरा, जिला कोटा के कृषक रंगनाथ शर्मा ने। यह वर्ष भर हरे चारे की प्राप्ति हेतु नेपियर घास उगाने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रंगनाथ शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में CTO के पद पर हूँ। मैं आपको आज थोड़ा चारे के विषय में बताना चाहूँगा। गर्मी के दिनों में हरे चारे की कमी पाई जाती है, अतः आप लोग ऐसा करें, हमारे यहाँ से बहुत चारे हमारे संस्थान से विकसित किए गए हैं जो वर्ष पर्यंत हरा चारा दे सकते हैं। उनमें से जो सबसे अच्छा चारा है वो है हाइब्रिड नेपियर घास। ये क्या है, इसको आप एक बार लगाओगे तो ये कई साल तक चरने वाला चारा है, पूरे साल चारा मिलता है। नेपियर घास लगाने से पूर्व किसानों को इसकी उन्नत किस्मों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, जो कि इस प्रकार है। पूसा ज्वाइंट, पूसा नेपियर घास 2, संकर नेपियर घास BNH 10, गो 5, फूले जीवंत BNH 233 इत्यादि। इन्हें लगाकर किसान अधिक हरा चारा पा सकते हैं। संकर नेपियर में बीज का उत्पादन नहीं होता है, इसमें बीज बनता नहीं है, इसलिए इसको जड़ों से लगाया जाता है।
हरे चारे के उत्पादन में पोषक तत्वों का अहम योगदान होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 200 टन गोबर की सड़ी खाद और नाइट्रोजन के लिए 60 किलो यूरिया, 75 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 30 किलो तक पोटाश की जरूरत होती है, जिसमें गोबर की खाद एवं फास्फोरस और पोटाश को बुआई के समय खेत में मिला देते हैं। यूरिया को कई बार फसल की कटाई के बाद सिंचाई उपरांत खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं। ये जो शंकर नेपियर घास है, इसके लगाने का सही समय होता है मार्च के महीने से अक्टूबर के महीने तक इसको लगाया जा सकता है। लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 50 से 75 सेंटीमीटर रखी जाती है और इसकी उत्पादकता बहुत अधिक है। अगर ये चारा आपने 1 हेक्टेयर में लगा रखा है तो इससे करीब करीब 2500 कुंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक आप प्राप्त कर सकते हैं। नेपियर घास उगाने से किसानों को होने वाले फायदे हैं जो कि इस प्रकार से हैं। कम पानी में तेजी से पैदावार, चारे की गुणवत्ता अच्छी, हरे चारे का अधिक उत्पादन, कीट और रोगों का प्रकोप नहीं होता तथा पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा मिलता रहता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के अनुसार फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।